नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में। यह अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के अभियोक्ता ने अभी एक मांग करी है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ जो हमास के नेता हैं और इजराइल के रक्षा मंत्री की गिरफ्तारी की इन्होंने मांग करी है। चलिए अपने टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, हमारी संस्था द्वारा एक ऑफर चलाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है समर सेल, और इसमें आपको सभी कोर्सेज पे जो हमारे यूपीएससी के और साथ ही साथ जो पीसीएस के कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको 50 से 75% का डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज हैं, पेन ड्राइव, डीएलपी कोर्सेज हैं और साथ ही साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उस पर भी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफ़र सिर्फ वैलिड है 1 से 5 जून तक। चलिए अब देख लेते हैं अपने टॉपिक को कि हमारा जो अभी आईसीसी है ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो आईसीसी हमारा चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि इसके अभियोक्ता ने युद्ध अपराधों के लिए इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योवा गिलेट और 3 हमास के जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी के वारंट की मांग की है। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध के कारण वहाँ पर इन लोगों को जिम्मेदार माना गया इस युद्ध के लिए, और उसके लिए यहाँ पर इनको गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। किसके द्वारा? आईसीसी के अभियोक्ता के द्वारा ये मांग की जा रही है। चलिए देख लेते हैं कि आईसीसी है क्या। आईसीसी की अगर बात करते हैं तो यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उचित न्याय व्यवस्था के माध्यम से अपराधों को रोकना है। इसकी जो स्थापना की गई थी तो रोम के संविधि 1998 द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ये एक स्थानीय न्यायिक निकाय है और इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, यानी कि नरसंहार का अपराध, मानवता के विरुद्ध जो अपराध होता है, युद्ध के अपराध, आक्रामकता के अपराध में जो दोषी व्यक्ति होते हैं उनको कारावास की सजा दी जाती है। ये कार्य करता है हमारा आईसीसी। दूसरा जो आईसीसी है इसने 2003 से काम करना शुरू करा है। इसका जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो 123 देश हैं इन्होंने रोम संविधि पर साइन किया था, उसके पक्षकार थे और ये आईसीसी के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं। यहाँ पर 4 देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका है, चीन है, रूस है और भारत है। इन 4 देशों के बारे में हम आपको बता दें कि ये चारों देश जो है आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। अमेरिका और रूस ने रोम की संविधि पे साइन तो किया था पर उसे रेक्टिफाई नहीं किया। रेक्टिफाई का मतलब ये है कि उन्होंने अपने संविधान में इस तरीके का कोई भी कानून नहीं बनाया जो इस रोम संविधान के पक्ष में हो। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो सारे सदस्य हैं इसके, यानी कि जो 123 देश इसके हैं सदस्य, ये इनके जो सभा बैठती है उसी के द्वारा आईसीसी के बजट का अनुमोदन किया जाता है और इसके न्यायाधीश और जो अभियोक्ता हैं उनका चुनाव भी इसी सभा के द्वारा किया जाता है। अब ये जो आईसीसी है इसमें कार्य के लिए यानी कि कामकाज के लिए 2 भाषाओं का यूज़ होता है। एक है हमारी इंग्लिश और दूसरी है हमारी फ्रेंच। और अगर बात करें यहाँ पे आधिकारिक भाषा के बारे में तो 6 आधिकारिक भाषा ये यूज़ करते हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी, चीनी, स्पेनिश और रूसी, ये 6 भाषाएं ये यूज़ करते हैं आधिकारिक भाषा के तौर पर। अभी तक हमारा जो आईसीसी है उसने 28 मामलों की सुनवाई की है, यानी कि 28 मामलों पर इसने सुनवाई की है और इस पे पूरा अपना न्याय दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो हमारा आईसीसी है इसके अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके अंग हैं। तो 4 इसके अंग हैं। एक प्रेसिडेंसी होता है, दूसरा न्यायिक प्रभाग होता है, तीसरा अभियोक्ता कार्यालय और चौथी होती है रजिस्ट्री। अगर बात करते हैं प्रेसिडेंसी की तो प्रेसिडेंसी में 3 न्यायाधीश होते हैं। इनमें से एक होता है हमारा अध्यक्ष और 2 होते हैं यहाँ पर उपाध्यक्ष। 2 यहाँ पर क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। और इनका कार्य क्या होता है? तो ये दुनिया के सामने क्या करते हैं? हमारे आईसीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईसीसी के प्रतिनिधित्व के तौर पर ये यहाँ पर कार्य करते हैं। और ये जो तीनों जज होते हैं ये कहाँ से चुने जाते हैं? जो हमारे आईसीसी के जजेस होते हैं वहाँ से इन्हें चुना जाता है। दूसरा है हमारा न्यायिक प्रभाग, इसमें
3 प्रभाग होते हैं। एक होता है पूर्व परीक्षण, दूसरा होता है परीक्षण और तीसरा होता है अपील प्रभाग। इसमें 18 न्यायाधीश होते हैं और ये जो 18 न्यायाधीश होते हैं इनको चुना जाता है। इनके जो सदस्य देश हैं, हर एक न्यायाधीश अलग अलग सदस्य देश से होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितना है, 9 वर्ष का है और नॉन रिन्यूएबल कार्यकाल होता है। यानी कि अगर ये एक बार न्यायाधीश के तौर पर इस आईसीसी में कार्य करते हैं तो इन्हें फिर से इस पोस्ट के लिए नहीं चुना जा सकता, फिर से ये न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते। तीसरा हमारा है अभियोक्ता कार्यालय, इसे कहा जाता है OTP शॉर्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर जो अपराध होते हैं उन पर रेफरल और उनकी सूचनाओं की जो जांच करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो अपराध हुए उन पर जो रेफरल लिया गया और उससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं आएंगी उस पर ये जांच करेंगे और जांच करने के बाद ये क्या करेंगे, न्यायालय में इनके विपरीत जो है मुकदमा चलाएंगे, इन पर मुकदमा चलेगा। चौथा हमारा है रजिस्ट्री। अब रजिस्ट्री में क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा अभियोक्ता कार्यालय है यानी कि जो OTP है, इसको ये प्रशासनिक और परिचालन में सहायता करेगा, उसमें ये हेल्प करेगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो आईसीसी है उसका क्षेत्राधिकार क्या है। आईसीसी क्या करता है कि केवल 1 जुलाई 2002 के बाद जो कानून लागू होने के बाद किए गए अपराध हैं उन पर ही इसे अधिकार प्राप्त है। यानी कि उन्हीं मामलों में ये जांच कर सकता है, उन्हीं मामलों पर मुकदमा ये चला सकता है। अब ये क्या है कि जो हमारा आईसीसी है ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रोम कानून। और ये रोम कानून लागू हुआ था हमारा 1 जुलाई 2002 को। क्या लागू हुआ था, हमारा रोम कानून यानी कि रोम संविधि जो है लागू हुआ था कब, 1 जुलाई 2002 को। तो इसीलिए इसके बाद के जो भी अपराध के मामले हैं उन्हीं पर ये कार्य कर सकता है। और दूसरा यहाँ पे आईसीसी किन किन मामलों में सुनवाई कर सकता है, ये या तो वो उस देश के हों जहाँ पर हमारा रोम संविधि का पक्षकार देश हो, या फिर जो अपराधी है वो उस देश का निवासी हो जिसने रोम संविधि का पक्षकार हो या रोम संविधि पे साइन उसने किए हों। तीसरा यहाँ पे आपको बता रहा है कि आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालत ऐसा करने में या तो असमर्थ है या वो अनिच्छुक हैं, यानी कि इच्छा नहीं है उनकी, वो ये कार्य करना ही नहीं चाहती हैं, तब ये इस पर कार्य कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि इसके सामने क्या क्या सीमाएं हैं, क्या इसके कार्य की सीमाएं हैं। तो आईसीसी को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए राज्य के सहयोग की आवश्यकता होती है। ये इसकी सीमा है, क्योंकि होता क्या है कि इसके कारण इसकी जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। क्योंकि कभी कभी जो अपराधी होता है या तो वो कोई सरकारी इंसान होता है या फिर उसकी सरकार में अच्छी पहुंच होती है, उस देश की सरकार में अच्छी पहुंच होती है, तो आईसीसी इसके माध्यम से जो न्याय मिलता है वो उसका सामना करने से बच जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार उसकी मदद करती है इन सब चीज़ों में। दूसरा, आईसीसी के पास मानव संसाधन और धन की कमी है। देखिए होता क्या है, जब आईसीसी में मामला चलता है तो वहाँ पर जांच के लिए उसे जिस देश का वो अपराध है, जिस देश में वो अपराध हुआ है या जहाँ का वो अपराधी है, वहाँ पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय बनाने पड़ते हैं और उनके लिए सुरक्षित हिरासत केंद्र की स्थापना करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ये धन की इसके पास कमी है। तो तीसरा आपको बता रहा है कि जो आईसीसी है, अभियोजक और न्यायाधीशों का जो अधिकार है उसकी नियमित जांच नहीं की जाती है। इसके कारण आईसीसी पे ये आरोप लगाया जाता है कि जो ये आईसीसी जो भी अपने फैसले देता है वो शक्तिशाली देशों के प्रति पक्षपात है, यानी कि शक्तिशाली देशों के प्रति वो फैसले देता है और जो कम शक्तिशाली देश हैं उनके खिलाफ वो अपना न्याय देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा है कह रहा है कि आईसीसी का संयुक्त राष्ट्र के साथ क्या संबंध है। तो जो हमारा कोई भी अगर स्थिति हो जिसमें राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती, तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या करता है, उस स्थिति को आईसीसी को संदर्भित कर देता है। यानी कि आईसीसी को उसे रेफरेंस के तौर पे उसे रेफरल कर देता है कि इस मामले की जांच अब कौन करेगा, आईसीसी करेगा। यहाँ पर दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए आईसीसी का कोई मेंबर देश है, वो वहाँ से अपना केस रेफर करके भी आईसीसी को दे सकता है कि ये
केस हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसे आईसीसी हैंडल करेगा। साथ ही साथ जो हमारा प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी केसेस होते हैं उन्हें ले सकते हैं, उन पे जांच कर सकते हैं और इस मामले को आगे चला सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि भारत ने इस पर साइन क्यों नहीं करा, क्या कारण थे कि भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। पहला था कि उसे ये लगा कि हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, और उससे लगा कि दूसरा ये था कि राज्य की संप्रभुता को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचा सकता है। निष्पक्ष अभियोजक ढूंढने की समस्या थी, यानी कि भारत को ये लग रहा था कि वो निष्पक्ष अभियोजक नहीं ढूंढ पाएगा, साक्ष्य एकत्रित करने में कठिनाई हो रही थी, और साथ ही साथ भारत में अपराध की परिभाषा उस तरीके की नहीं थी, परिभाषा में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस थे। कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि कौन कौन से अपराध आईसीसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो चलिए आपकी वीडियो से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि आईसीसी ने 1998 में काम करना शुरू किया, तो 1998 में नहीं, इसने 2003 में काम करना शुरू किया था। दूसरा आपसे कह रहा है कि भारत आईसीसी का सदस्य देश है, तो भारत आईसीसी का ना तो सदस्य देश है और ना ही इसने रोम संविधि पे साइन किए हैं, जबकि अमेरिका और रूस ने इस पे साइन किए, परंतु इसके लिए जो रेक्टिफिकेशन करना था वो रेक्टिफिकेशन नहीं करा था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, पूछ रहा है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा उत्तर जो है सही है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।